So start now. Yes. It's evening session time related to scientific management. Okay. तो यहाँ पर साइंटिफिक मैनेजमेंट को लेके बात करना है। साइंटिफिक मैनेजमेंट को इस प्रिंसिपल्स को जो डेवलप किया था वो किसके द्वारा था? F.W. टेलर के द्वारा था। ठीक है ना? कौन थे? F.W. टेलर थे और F.W. टेलर को ही हम साइंटिफिक मैनेजमेंट कहते हैं। साइंटिफिक मैनेजमेंट को डेवलप किसके द्वारा किया गया था? F.W. टेलर के द्वारा। लास्ट डे आपने हेनरी फ्योल के जो प्रिंसिपल्स थे 14 प्रिंसिपल्स को हमने केस स्टडी के द्वारा देखा था, पढ़ा था कि वो 14 प्रिंसिपल्स कैसे हैं और उनको हमने कैसे फॉलो किया, क्या क्या प्रिंसिपल्स थे वो हमने अच्छे से पढ़े थे। तो आज मैं बताऊंगा साइंटिफिक मैनेजमेंट को लेके। साइंटिफिक का मतलब ही आपका ये हो गया कि साइंटिफिक मैनेजमेंट का एक वैज्ञानिक तरीके से मैनेजमेंट करना है। तो इसका मैनेजमेंट के बारे में ये किसने कहा था? F.W. टेलर ने। तो इसमें मेन जो बात इंक्लूड है वो आपको समझनी है कि इसमें क्या फाइंड आउट करना है, क्या फाइंडिंग करता है, ये समझना है कि यहाँ पर जो बोल रहे हैं कि इट इंक्लूड द फाइंडिंग द मोस्ट एफिशिएंट मेथड द प्रोडक्शन, यानी यहाँ पर जो बात की जा रही है वैज्ञानिक प्रबंध, वो जानने की क्रिया है या कला है, एक आर्ट है जो आप श्रमिकों से क्या कराना चाहते हैं और फिर यह देखना है कि उनको सर्वोत्तम ढंग से या सस्ते ढंग से प्रॉपर टेक्निकल तरीके से किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा, इस बात की निगरानी करना है। तो यहाँ मेथड ऑफ द प्रोडक्शन, ये बात निकल के आ रही कि जो प्रोडक्शन का मेथड है, यहाँ ये नहीं है कि मैनेजमेंट हो रहा है ऐसे ही, नहीं। उसका मानना ये था कि मैनेजमेंट शुड बी द अकॉर्डिंग टू साइंटिफिक तरीके से होना चाहिए, टेक्निकल तरीके से होना चाहिए, तो ही हम अच्छे प्रोडक्शन कर सकते हैं, अच्छी क्वालिटी भी हम निकाल सकते हैं और मार्केट में हम लॉन्ग टाइम तक अपना मार्केटिंग बना सकते हैं सॉरी, और कंज्यूमर्स में हम डीलिंग कर सकते हैं, है ना। तो साइंटिफिक जो सिलेक्शन है वो साइंटिफिक का सिलेक्शन और कैसा है, एंड ट्रेनिंग ऑफ वर्कर्स, यानी साइंटिफिक का हमें सिलेक्शन करना है कि वो साइंटिफिक कौन सी होनी चाहिए, तकनीकी कौन सी होना चाहिए, और ट्रेनिंग ऑफ वर्कर्स को बिना ट्रेनिंग दिए पहले हम प्रोडक्शन पर नहीं दे सकते। मैं एक एक वर्ड समझा रहा हूँ, बड़ा सिंपल है, अगर ये दिमाग में बैठ जाएगा, क्योंकि ये साइंटिफिक मैनेजमेंट को F.W. टेलर ने बताया था। अगर आपको आ जाएगा तो आप बड़े आसानी से क्वेश्चन को समझ पाएंगे और सॉल्व कर पाएंगे, क्योंकि इससे रिलेटेड बहुत सारा केस स्टडी आता है। आप केस स्टडी को तभी बेटा सॉल्व कर सकते हैं जब आप इसके बारे में सारा थ्योरेटिकल पोर्शन आप जानते हैं। अंडरस्टूड ना बेटा? आप सुन रहे हैं ना मेरी बात? हेलो? हाँ हाँ। तो यहाँ पे कैसा मैनेजमेंट हो रहा है? प्रॉपर मैनेजमेंट करने के लिए यहाँ बोला है कि साइंटिफिक सिलेक्शन करना है, मेथड ऑफ प्रोडक्शन को देखना है, ट्रेनिंग ऑफ वर्कर्स की क्या है, प्रॉपर अलॉटमेंट ऑफ ड्यूटी। देखो ये एक अच्छी बात यहाँ निकल के आई, इसमें डिसिप्लिन भी एक शामिल हो जाता है एक तरीके से कि जो ड्यूटी दी जा रही है वो प्रॉपर है कि नहीं। अब प्रॉपर ड्यूटी अलॉटमेंट, यानी ड्यूटी शुड बी अकॉर्डिंग टू वर्कर्स या देयर वर्कर्स जो भी है उनका फिजिकल और मेंटली तरीके से ड्यूटी को डिस्ट्रीब्यूट करना है। उसमें वो सारी स्किल्स हैं कि नहीं जिसके लिए उसे काम पर लगाया जा रहा है या जिसके लिए वो प्रोडक्शन कर रहा है। तो प्रॉपर अलॉटमेंट ऑफ ड्यूटीज शुड बी, वो मस्ट बी कंपल्सरी, and work and achieving cooperation between the workers and management, यानी प्रॉपर जो वर्क है, यानी वर्क जो हो रहा है, अचीविंग कोऑपरेशन बिटवीन द वर्कर्स एंड मैनेजमेंट, वर्कर्स और मैनेजमेंट के बीच में प्रॉपर कोऑपरेशन होना चाहिए, सहयोग की भावना होना चाहिए। बिना कोऑपरेशन के हम वर्क का अंजाम पूरा नहीं दे सकते।
ऐसा साइंटिफिक मैनेजमेंट है। इस सारे साइंटिफिक मैनेजमेंट को, इस प्रिंसिपल्स को किसने डेवलप किया था? F.W. टेलर ने। अंडरस्टूड ना बेटा? बात समझ में आ गई? यस सर। किसने किया था? F.W. टेलर ने, है ना? अब यहाँ नेक्स्ट पॉइंट हम बता रहे हैं, इसमें जो ये दिए गए हैं प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट को लेके बात की कि इसके प्रिंसिपल्स कैसे थे, इसके प्रिंसिपल्स क्या थे, वो प्रिंसिपल्स को हम जानेंगे, उन सिद्धांतों के बारे में हम पढ़ेंगे। यस, सो नेक्स्ट इज साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। यानी इन्होंने ये कहा कि साइंस नॉट, साइंस कॉमा फिर लगाए, नॉट रूल ऑफ थंब। मतलब इसका क्या मतलब हुआ कि वैज्ञानिक तरीके से, ना कि रूढ़िवादिता तरीके से। मतलब अंगूठा छाप नहीं होना चाहिए। यानी काम जो करना है वो काम करने के लिए साइंटिफिक तरीका होना चाहिए, ये नहीं कि कैसे भी करते जाओ। तो उन्होंने ये कहा कि देयर शुड बी द साइंटिफिक स्टडी एंड एनालिसिस ऑफ ईच एलिमेंट of job rather than the adopting old rule of the thumb approach or hit and trial method. This encourage thinking before doing. मतलब इन्होंने ये बोला कि जो भी काम है वो अंगूठा टेक नियमों के स्थान पर अभ्यास एवं उसका विश्लेषण किए बिना, यानी विधियों का सही प्रयोग होना चाहिए। जो भी मेथड्स हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, वो बिना ट्रायल किए हुए हमें फॉलो नहीं करना है ना? ये नहीं है कि रूढ़िवादिता तरीके से चलते चले जा रहे हैं, जो चल रहा है वही चलाते चले जा रहे हैं। नहीं, वर्क क्या है, क्या बिजनेस एनवायरनमेंट है, कैसा प्रोडक्शन करना है, उसके लिए उस तरीके के वर्कर्स है कि नहीं हमारे पास, क्या उससे रिलेटेड हमारे पास मटेरियल है कि नहीं, उसकी क्वालिटी कंट्रोल के बारे में एनालिसिस किया गया कि नहीं। तो एक साइंस के तरीके से, साइंस क्या होता है? साइंस में क्या होता है? डिसिप्लिन मेंटेन होता है। हम किसी भी एलिमेंट को पहले एनालिसिस करते हैं, उसके बाद क्या रिजल्ट उसके आते हैं, तब हम उन परिणामों पे पहुंच पाते हैं। तो उन्होंने ये कहा कि साइंटिफिक तरीके से होना चाहिए, ना कि अंगूठा छाप, यानी अनपढ़ तरीके से कुछ भी हम करने लगे, वो नहीं हो सकता। नेक्स्ट पॉइंट आया यहाँ पर, हार्मोनी नॉट डिस्कॉर्ड। इसका मतलब, हार्मोनी का मतलब क्या होता है? सहयोग, ना कि टकराव। हार्मोनी का क्या मतलब है? यहाँ हिंदी मीनिंग है इसका सहयोग करना। क्या करना बेटा? सहयोग। सहयोग, एक दूसरे की हेल्प, एक तरीके से सहयोग करना है। और टकराव नहीं करना है। क्या नहीं करना है? टकराव नहीं करना है, आपस में लड़ाई झगड़े नहीं करना है। कई बार कर्ज में या मैनेजमेंट के बीच में प्रॉब्लम आ जाती है, तो उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। तो यहाँ यही बात बता रहे हैं कि देयर शुड बी द, क्या करना है? कंप्लीट हार्मोनी एंड प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग। आपस में कैसी होना चाहिए? अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, सहयोग की भावना के लिए, बिटवीन मैनेजमेंट एंड वर्कर्स। किसके बीच में? किसके बीच में? मैनेजमेंट और वर्करों के बीच में, लेबरों के बीच में, जो भी वर्कर्स हैं, एम्प्लॉयज हैं। अचीविंग द ऑर्गेनाइजेशन गोल, जो हमारा बिजनेस का लक्ष्य है या गोल है, उसको पाने के लिए हमें ये सब करना बहुत जरूरी है। ऐसा कहा किसने? F.W. टेलर। F.W. टेलर ने ऐसा बोला। ये उसके साइंटिफिक मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स है। नेक्स्ट प्रिंसिपल क्या बोल रहा है उसमें? क्या है प्रिंसिपल? कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलाइजेशन। मतलब इसका क्या मतलब है? यानी कॉपरेशन का मतलब ये आप जानते हैं, सहयोग होता है। इंडिविजुअल से वर्ड ये बना है, यानी रिलेशन का मतलब क्या है? मतलब व्यक्तिवाद नहीं होना चाहिए। कॉपरेशन, सहयोग तो हो, कॉपरेशन करना है, एक दूसरे का सहयोग करना है ना? लेकिन व्यक्तिवाद नहीं हो। व्यक्तिवाद को आपने देखा है कई जगह क्या होता है कि फर्म में हमारा रिश्तेदार है, हम मैनेजर्स हैं, हम उसको वर्कर पे लगा हुआ है, उसको डील दे दिया, या ठीक है, ओके, नो प्रॉब्लम, आप ज्यादा वर्क नहीं कीजिए, आपको सैलरी अच्छा मिल रहा है। इससे आपस में हीन भावना भी फैलती है। तो कॉपरेशन तो ठीक है, सहयोग करना चाहिए,
लेकिन इंडिविजुअल सेल्फिश भावना से हमें ऐसा कार्य नहीं करें जिसमें किसी दूसरे को उसमें क्या होती हो, उसको प्रॉब्लम होती है। जैसे प्रत्येक व्यक्ति के चयन के लिए वैज्ञानिक पद्धति होना चाहिए, यानी ये तो बात क्लियर है ही है। तो कर्मचारियों को प्रबंधकों के बीच में समन्वय स्थापित होना चाहिए, यानी कॉर्पोरेशन होना चाहिए, है ना। कॉर्पोरेशन होगा तभी होगा। इसके लिए मानसिक क्रांति के नाम पर, मानसिक क्रांति क्या होती है, मेंटल, यहाँ पर मेंटली तरीके से उस मेथड को अपनाया जाए। इस मेथड को मेंटल तरीके से हमें मानसिक क्रांति ला करके कार्य करना है। तो ये मेथड थे। नेक्स्ट और कौन सा है, आप लोग सुन रहे हैं ना मेरी बात को? ये सिर्फ यस सर। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, पढ़ो। नेक्स्ट पॉइंट डेवलपमेंट, ये वाला पढ़ो, पूरा पढ़ो इसको। हेलो, हाँ सर। हाँ पढ़िए बेटा, इसको पढ़ो, कोई भी पढ़े। विपुल पढ़ो, विपुल। Development of workers to their greatest efficiency and prosperity. The management should यही रुक जाओ, प्रॉस्पेरिटी पे ही रुक जाओ। यही है डेवलपमेंट ऑफ वर्कर्स टू देयर ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड प्रॉस्पेरिटी। तो इसका क्या मतलब, पहले हम सबसे पहले जो हेडिंग दी रहती है उसका मीन समझ लें, तब हम आगे अपने आप ही समझ जाएंगे क्या दिया है यहाँ पर। यानी डेवलपमेंट ऑफ वर्कर्स, यहाँ क्या बोल रहे हैं, डेवलपमेंट ऑफ वर्कर्स, मतलब वर्कर्स का हमें क्या करना है, अधिकतम उसका विकास करना है। प्रत्येक व्यक्ति की उसकी अधिकतम कुशलता, या कुशलता से भी लिया जा सकता है एफिशिएंसी, यानी अधिकतम जो एफिशिएंसी हो रही है उसकी कुशलता एवं सफलता का विकास। यानी क्या करना है हमें, प्रत्येक व्यक्ति का इसकी अधिकतम कुशलता या स्किल्स एवं उसकी सफलता या डेवलपमेंट का, वो सफलता का क्या करना है, विकास करना है। बात समझ आई कि नहीं आई? यानी उसको वो स्किल्स सारी आना चाहिए। अगर स्किल्स नहीं आती, हमने उसको ट्रेनिंग नहीं दी, साइंटिफिक तरीके से सिलेक्शन नहीं किया, तो वर्कर को जो असाइन हमने किया है, जिस जॉब पर किया है, वो फिजिकल, मेंटल, है ना, तरीके से होना चाहिए। ये नहीं है कि उसको हमने ऐसे ही रख लिया है, उसको कुछ नहीं आता, हमने जॉब की रिक्वायरमेंट थी और हमने रख लिया। तो जिस जॉब पर वो कार्य करने जा रहा है उसको वो पूरा स्किल्स जानता हो, तभी उसका और अधिकतम उसका विकास हो सकता है। तो ये टेक्निक्स थी, इसकी टेक्निक्स थी, यानी टेक्निक्स तरीके में थी, यानी प्रिंसिपल्स थे। ये टेक्निक्स तो इसकी आगे आएंगी, मतलब प्रिंसिपल्स थे। सो देयर आर 4 प्रिंसिपल्स। यहाँ उन्होंने बोला कि इस तरीके से काम करना है कि साइंटिफिक होना चाहिए, नॉट रूल ऑफ थंब, है ना, अंगूठा छाप तरीके से नहीं चलेगा, सहयोग होना चाहिए, ना कि टकराव होना चाहिए, कोऑपरेशन होना चाहिए, व्यक्तिवाद नहीं होना चाहिए। वर्करों का हम विकास करें, उनकी सफलता को, उनके स्किल्स को और मोटिवेट करें। तो ये उन्होंने प्रिंसिपल्स दिए, है ना। अब इन प्रिंसिपल्स को वो फॉलो किस तरीके से कराना चाहते हैं, उनकी जो टेक्निक्स हैं, वो टेक्निक्स को हम यहाँ देखेंगे क्या टेक्निक्स है उनकी। तो यहाँ टेक्निक्स जो दे रखी हैं यहाँ पर, ये टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। साइंटिफिक मैनेजमेंट की तकनीकी क्या है, किस तकनीकी से वो कार्य को कराना चाहते हैं। तो सबसे पहला वाला पॉइंट आया फंक्शनल फॉर्मनशिप। फंक्शनल फॉर्मनशिप, फंक्शनल फॉर्मनशिप का क्या मतलब होता है कि वैज्ञानिक प्रबंधन जो तकनीकी है उसको क्रियात्मक रूप से फॉर्मनशिप तरीके से कार्य कराना है। कैसे कराना है, सुपरविजन स्टूडेंट का डिवाइड इनटू द सेवरल स्पेशलाइज्ड फंक्शन एंड ईच फंक्शन टू बी द इंटरेस्टेड टू स्पेशल फॉर्मेन। यानी यहाँ पे ये बोला है कि संगठन, ऑर्गेनाइजेशन में फॉर्मेनशिप जो होता है स्तर पर कार्य को छोटे छोटे, कैसे भाग, छोटे छोटे भाग हैं उनमें डिस्ट्रीब्यूट करना है। कैसे भागों पर डिस्ट्रीब्यूट करना है, छोटे छोटे भागों में डिस्ट्रीब्यूट करना है। और प्रत्येक कार्य का किया जाना चाहिए विशेषज्ञ तरीके से, विशेषज्ञ तरीके से उनको सौंपा जाता है ना। प्रत्येक कर्मचारी को फॉरमैन के लिए आदेश प्राप्त होता है। फॉरमैनशिप होती, फॉरमैनशिप बोलते हैं उसको, है ना।
कि हमने सेवरल स्पेशलाइज्ड फंक्शन से डिस्ट्रीब्यूट किया है एक विशिष्टीकरण करके, है ना, जो डिवाइड कर रहे हैं हम सेवरल अलग तरीके से, उसको हम काम को अब पकड़ा रहे हैं, इस फंक्शन के द्वारा हम काम को करा रहे हैं फंक्शनल फॉर्मनशिप में। यानी कैसे करा रहे हैं यहाँ पर कि ईच वर्कर विल बी द हैव टेक द ऑर्डर्स फ्रॉम द 8 फॉरमैन, यानी 8 भागों में हम उसको रिलेटेड द प्रोसेस, जो प्रोसेस है, प्रक्रिया हो रही है ऑफ फंक्शन ऑफ द प्रोडक्शन, जिस उत्पादन को करने में लगा हुआ है, जो काम हो रहा है, उसको 8 भागों में बांट देना है। प्रत्येक कार्य को क्या करना है, 8 भागों में बांट देना। अब 8 भाग कैसे होंगे, आप खुद सोचो कैसे हो सकते हैं कि उन्होंने अलग अलग डिपार्टमेंट बना दिए कि मार्केटिंग डिपार्टमेंट सेपरेट होगा, सेल्स डिपार्टमेंट सेपरेट होगा, फाइनेंशियल डिपार्टमेंट सेपरेट होगा, लेकिन ये सभी होंगे डिपार्टमेंट। अगर हम सेल्स डिपार्टमेंट में फाइनेंशियल भी शामिल कर दें तो सब हौच-पौच हो जाएगा। लगता है ना आपको? आप बताओ, लगता है कि हमने उसी में मार्केटिंग डिपार्टमेंट कर दिया, उसी में सेल्स डिपार्टमेंट कर दिया, उसी में प्रोडक्शन डिपार्टमेंट कर दिया, उसी में फाइनेंशियल कर दिया, तो क्या हौच-पौच नहीं होगा? तो ये क्या करना है, वो टेक्निक तरीके से करवा रहे हैं कि कार्य को जो भी चल रहा है वहां पे फॉर्मनशिप, उसको हमें क्या करना है, 8 भागों में डिवाइड करना है। ऐसे क्या होगा, मार्केटिंग डिपार्टमेंट क्या करेगा, मार्केट को वो देखता करेगा, केवल कहाँ का सर्वे करेगा, मार्केट का करेगा। मार्केट में इन्वायरमेंट क्या है, बिजनेस इन्वायरमेंट वो देखेगा। कंज्यूमर्स की इंटरेस्ट किन वस्तुओं में, किन तरीके के चीजों में उसकी है, तो वो हम वहां से देखेंगे। वो किस तरीके की वस्तुएं चाहता है वो हम वहां देखेंगे। तो पूरा मार्केटिंग डिपार्टमेंट मार्केटिंग का काम करेगा, चाहे वो सेल से रिलेटेड हो। अब प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, प्रोडक्ट डिपार्टमेंट क्या करेगा, हमारे पास रॉ मटेरियल है कि नहीं, रॉ मटेरियल को हमको कहां से रिक्वायरमेंट करना है, क्या हमारा कोई क्लोजिंग स्टॉक तो नहीं है, ओपनिंग स्टॉक कितना होना चाहिए, हमें कितना प्रोडक्शन करना है, मार्केटिंग से क्या हमें कम्युनिकेशन मिल रही है। तो यहां पर क्या होगा, कम्युनिकेशन तो होगा आपस में, कम्युनिकेशन तो एक दूसरे से होगा, बट डिपार्टमेंट कैसे होंगे, सेपरेट होंगे। सेपरेट होने से क्या हुआ है, स्पेशलाइज्ड हो गया, आपका सेपरेट वर्क हो गया, स्पेशलाइज्ड हो गया, और अपने आप कार्य को बहुत आसानी से और उसका अच्छा अंजाम कार्य के बारे में दे सकते हैं। यही तो है, उसकी अच्छी एक प्लानिंग बना सकते हैं और उस फंक्शन को आप बड़े आराम से कर सकते हैं। तो इन्होंने ये बोला है कि फंक्शनल फॉर्मनशिप तरीके से होना चाहिए ये। तो यहाँ पॉइंट था। नेक्स्ट इसमें बहुत अच्छा बोला है कि स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क। स्टैंडर्डाइजेशन का मतलब क्या होता है, स्टैंडर्डाइजेशन का मतलब क्या होता है कि कार्य का प्रमाणीकरण एवं सरलीकरण। प्रमाणीकरण का मतलब स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड आपने 11th में पढ़े थे कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या होते हैं, व्हाट डू यू मीन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, जो आपको अकाउंट्स में स्टैंडर्ड मेथड फॉलो करते हैं, रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करते हैं कि आपने जो अकाउंट्स को मेंटेन किया है वो किसके अकॉर्डिंग जो मेथड थे उसको फॉलो किया है। आपने डेप्रिसिएशन को निकाला है तो किस मेथड से उसमें यूज किया है, स्ट्रेट लाइन मेथड यूज किया है या आपने कौन कौन से मेथड यूज किए, तो वो सारे फॉलो होते हैं बेटा यहाँ पर, है ना। तो ये स्टैंडर्डाइजेशन बता रहा है। स्टैंडर्डाइजेशन एक हर एक चीज का स्टैंडर्ड होता है। ठीक है ना, आप देख पा रहे हैं ना, दिखाई दे रहा है ना बेटा? यस सर। हाँ, समझ में आ रहा है ना ये? आ रहा है सर। Yes, हाँ, sir. तो स्टैंडर्डाइजेशन को लेके बात किया है और उसका क्या करना है, सिंप्लीफिकेशन का मतलब क्या है, उसको सरल से सरल बना देना है, यानी सरलीकरण कर देना है उसका। प्रमाणीकरण तो करना ही है और साथ साथ में उसका सरलीकरण भी करना है, कार्य को बहुत अधिक सरल बनाना है। कार्य को प्रमाण देने के बाद में उसको यह भी निर्धारित करना है कि सरलीकरण का तात्पर्य क्या हुआ, क्या मतलब हुआ इसका, कि प्रोडक्शन से रिलेटेड है, जो अनावश्यक विभाग हैं उनको क्या करना है, रोकना है, फालतू के विभागों को क्या करना है, हटाना है। बिजनेस एक्टिविटी टू मैक्सिमाइज आउटपुट,
स्टैंडर्डाइज तरीके से बिजनेस अगर एक्टिविटी करेगा, ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमाइज करेगा, तो उसमें अनावश्यक जो फालतू के हैं जो बने रखे वहां पर, उन विभागों को क्या करना है, हमको हटा देना है वहां पर। सिंप्लीफिकेशन का ही मतलब ये होता है कि अननेसेसरी, अननेसेसरी है, ये देखो पॉइंट दिया है यहाँ पर, है ना। अननेसेसरी जो भी है आपके, चाहे वो प्रोडक्शन से रिलेटेड हो, किसी रिलेटेड हो, उस ऑर्गेनाइजेशन में हमें ये चीजों को हटाना है। तो ये स्टैंडर्डाइजेशन की बात हुई। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ दिया मेथड स्टडी। ये बड़े अच्छे साइंटिफिक तरीके से काम को कराना चाहता था FW। उसका मानना ये था कि हम केवल आर्ट के तरीके से नहीं देखें, जैसा कि कहा गया है कि मैनेजमेंट इज द आर्ट एंड साइंस एंड बोथ। वो आर्ट भी है और साइंस भी है, और एक ने बोला इसमें कि दोनों है। वो आर्ट के तरीके से भी हो सकता है और साइंस भी होगा, ये दोनों है। जब तक हम आर्ट और साइंस दोनों यूज नहीं करें, हम वर्क को अच्छा नहीं करा सकते। आर्ट क्या होता है? आर्ट का मतलब यह है कि हम अपने स्किल्स के द्वारा, हम अपने हुनर के द्वारा, हम किसी व्यक्ति को मोटिवेट करके या उसको पुश करके हम कार्य को उकसाते हैं, कार्य कराने की कला है, ये है आर्ट। ये आर्ट कहता है ये हमारा। लेकिन साइंस क्या कहता है? साइंस को जबरदस्ती नहीं कार्य को उकसाना है, वो उसके लिए फिट है कि नहीं साइंटिफिक तरीके से, टेक्निकल तरीके से। सो वर्कर शुड बी नॉलेज। कैसी नॉलेज होना चाहिए उसको? टेक्निकल नॉलेज। उस टेक्निकल नॉलेज होना चाहिए। टेक्निकल नॉलेज फॉर एग्जाम्पल बताया, जैसे ITI होल्डर है, ITI वो इलेक्ट्रीशियन से, इलेक्ट्रॉनिक्स से, हमें इलेक्ट्रॉनिक्स टीवी के पार्ट में लगाना है तो इलेक्ट्रॉनिक्स का ही चाहिए हमको, विदाउट इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं चाहिए हमको। इलेक्ट्रिकल्स का डिपार्टमेंट अलग होता है, इलेक्ट्रॉनिक्स का अलग होता है। तो किसका हमें चाहिए? हमें ट्रेंड और ट्रेनिंग होल्डर वाला वर्कर्स चाहिए यहाँ पर। तो बात यहाँ ये आई थी, ये सारी चीजें वो जो टेक्निक तरीके से कार्य को करा रही है। अब इन्होंने मेथड स्टडी पर भी बहुत अच्छा ध्यान दिया। कौन सी स्टडी पर बेटा? मेथड। मेथड का क्या मतलब होगा कि जो भी उसमें कार्य होगा वो कार्य कैसा होना चाहिए, कार्य की पद्धति अवश्य अपनानी चाहिए, यानी कार्य किस मेथड के द्वारा किया जा रहा है। जो भी साइंटिफिक स्टडी हो रही है, उसकी एनालिसिस हो रही है, तो वेरियस वे ऑफ डूइंग द जॉब ऑफ सिलेक्टिंग द बेस्ट वे ऑफ द डूइंग द जॉब, यानी जो भी कार्य पद्धति है, जो भी कराया जा रहा है, कार्य के जो मेथड है, उसका स्टडी करने के बाद उसके क्या ऑब्जेक्ट होंगे, उसके उद्देश्य क्या है कार्य को करने के लिए, सर्वश्रेष्ठ मेथड को अपनाना है। वहां पे प्रोडक्शन के लिए कौन सा मेथड यूज किया जाएगा, वो मेथड यूज कराना। ये नहीं है कि प्रोडक्शन हमने चालू कर दिया और चलने दो, फैक्ट्री चलेगी तो माल तो बनेगा ही, ऐसा नहीं है। क्यों भाई, ऐसा है क्या? फैक्ट्री चलेगी तो माल तो बनेगा ही, ऐसा है क्या? फैक्ट्री भी चलेगी लेकिन माल हमारा सही तब बनेगा जब उसमें सही वर्कर्स अच्छे से कार्य करेंगे और वो इन साइंटिफिक तरीके से मैनेजमेंट किया जाएगा। ऐसा मानना था FW टेलर का। तो नेक्स्ट ये मेथड हमारा आया यहाँ पर, जिसको लेके बात किया, मेथड स्टडी जरूर यूज होना चाहिए। इसके बाद में इन्होंने मेथड स्टडी के बाद में उन्होंने क्या बताया कि मोशन स्टडी। मोशन का मतलब होता है गति, मोशन करना, मूव करना। मूव से ही ये क्या वर्ड बना है? मोशन बेटा, है ना। तो मोशन स्टडी के लिए उन्होंने बात किया, ये सारी स्टडी कर रहा है, उस चीज का अध्ययन कर रहा है, यानी वो ऑब्जर्वेशन कर रहा है, सर्वे कर रहा है वर्कर्स का, कि वर्कर्स किस तरीके से कार्य को करते हैं, किस तरीके से कार्य को करते हैं। तो उन्होंने एक चीज पे क्या ध्यान दिया? मोशन स्टडी पे, यानी गति अध्ययन पे दिया। उन्होंने क्या किया? मेकिंग द थ्रू द एनालिसिस द वेरियस मोशन बीइंग द परफॉर्म्ड बाय द वर्कर व्हाइल डूइंग पर्टिकुलर टास्क, कि उनको जो पर्टिकुलर टास्क दिया गया है, काम को पूरा करने में होने वाली जो गतिविधियां हैं, किस तरीके से वहां मूव कर रहे हैं मोशन, उसका अध्ययन करता है। अनावश्यक गतिविधियों को हटाया जा सके, जो फालतू के जो उनके टास्क है नहीं है, उनके ऑर्गेनाइजेशन को गोल को लेकर के,
तो वो फालतू में तो नहीं लगा हुआ है, किस किस में कार्य में उलझा हुआ है या कार्य को करता है। अगर वो अननेसेसरी वर्क को करता है तो उसको हमें स्टॉप करना है। अंडरस्टूड ना? अननेसेसरी वर्क फालतू में लगे हुए, क्यों लगे हुए, अपना टाइम क्यों बर्बाद कर रहे हैं, तो वो टाइम स्टडी या एक तरीके से हो रही। इमोशन स्टडी मतलब गति का किस किस में कार्य कर रहा है चल करके, तो आइडेंटिफाई ये करना है और उसको निर्धारित करना है, डिटरमाइन करना है ना, कि किस किस में कर रहा है, प्रोडक्शन जो मूवमेंट हो रहा है वो किस किस में हो रहा है। तो यहाँ इसको लेके उन्होंने बात किया था। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर आया इसको लेकर के, टाइम स्टडी को लेकर के, समय का अध्ययन भी कर रहा है। अब होता क्या है समय के अध्ययन में, क्या होता है बेटा कि समय का अध्ययन में क्या कर रहा है कि कोई व्यक्ति ऐसा तो नहीं है या वर्कर, जो वर्कर फिजूल समय को बर्बाद कर रहा है, टाइम को निकाल रहा है। अगर 8 घंटे की ड्यूटी पे आता है तो 8 घंटे में उसने कितना कार्य किया है, इस बात का भी हमें यहाँ पर कैलकुलेशन करनी है। ऐसा नहीं है कि वो 8 घंटे वर्क करके चला गया। मैं मान के चलता हूँ एक फैक्ट्री में 1000 कर्मचारी लगे हुए हैं, 1000 कर्मचारियों पर अगर मैं 100 वर्कर्स पर हमने टाइम स्टडी किया तो उसमें पता लगा कि 2 वर्कर्स ऐसे हैं जो कार्य को नहीं करते हैं, उनका लोड उन 98 वर्कर्स पे पड़ता है, लेकिन वो 2 फिजूल में लगे हुए हैं जिनका हमें सैलरी देना पड़ता है। तो यहाँ पर टाइम स्टडी भी करनी है। किसी कार्य को करने के लिए उसके मानक यानी स्टैंडर्ड और टाइम में निर्धारित करना है, उनके स्टैंडर्ड निर्धारित करना है कि आपका टाइम ये है। वो टेक्निक्स यूज द डिटरमाइन द स्टैंडर्ड टाइम टेकन बाय द वर्कमैन, यस, एंड ऑफ रीजनेबल स्किल्स। उसकी जो स्किल्स है उस स्किल्स के द्वारा हमें उसे डिटरमाइन करना है कि उसकी ये पोजीशन है, उसका फिजिकल मेंटेनेंस ये है, फिजिकल प्रॉब्लम है, या उसकी एबिलिटी क्या है, वो परफॉर्म किस तरीके कर रहा है पर्टिकुलर जो टास्क दिया गया उसको, यस, जो परफॉर्म कर रहा है उसकी टाइम स्टडी करना है, समय का अध्ययन करना है। ऐसा तो नहीं समय फिजूल बर्बाद कर रहा है वो। अंडरस्टूड ना? जिस जॉब पर लगाया गया, डिवाइड टू सीरियस एलिमेंट्स इन द टाइम रिक्वायर्ड कंप्लीट ईच एलिमेंट, तो सारे उसके रिकॉर्ड यूज करने, स्टॉप वॉच चीजों को लिखा है, एक समय का पता लगा के कि 8 घंटे में 1 घंटे उसको लंच ब्रेक दिया जाता है, उसके बाद उसने जो कार्य किया उसने आउटपुट कितना दिया, तो वो आउटपुट को हमें चेक करना है। अगर हमने ऐसे वर्कर्स पे चेक किया तभी हम पता लगा सकते हैं कि ये वर्कर्स हमारे लिए उपयोगी हैं, यानी हमारा गुड मैनेजमेंट है अकॉर्डिंग टू FW टेलर, यानी साइंटिफिक मैनेजमेंट के तरीके से वर्क को हम कर पा रहे हैं। तो आपने बेटा ये समझा, ये अभी टाइम फिर होने जा रहा है और थोड़ा सा मैं और बताऊंगा इसके बारे में, ठीक है ना? नेक्स्ट पॉइंट पढ़िए, तब तक क्या लिखा है नेक्स्ट पॉइंट, ये कौन सा स्टडी हो रहा है यहाँ पर? फैटिग स्टडी। ठीक है, टाइम आउट होने वाला है, नेक्स्ट में अभी आप ऐड हो जाए।